मालेगांव विस्फोट 2008 एक कहानी। 2008 में महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव शहर में एक भयानक धमाका हुआ जिसने कि पूरे देश को हिला दिया। 29 सितंबर की शाम को रोजा और नवरात्रि के मौके पर भीड़ भाड़ वाले भीखू चौक पे मोटरसाइकिल में विस्फोट लगाकर बम धमाका किया गया और इस हादसे में 6 लोगों की जान गई और 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए। मुस्लिम बाहुल इलाके में हुए इस धमाके ने न केवल स्थानीय समुदाय बल्कि पूरे भारत में दहशत फैला दी। इस केस की जांच ने राजनीति, धर्म व कानून पर सवाल भी खड़े कर दिए। घटना के बाद जांच एजेंसियों ने कई हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों को आरोपी बनाया, जिस पर वर्षों तक बहस, जांच, अदालत में मुकदमा और आखिर 17 साल की कानूनी लड़ाई के बाद अदालत ने सबूतों की कमी के आधार पर सभी आरोपियों को बरी कर दिया। आइए जानते हैं पूरी कहानी को और कृपया 15 सेकंड का टाइम निकालिए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। मालेगांव ब्लास्ट 2008 में सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं बल्कि इसने देश की राजनीति, न्यायपालिका, सामाजिक सोच पर गहरा प्रभाव डाला है। रमजान की यह रात 29 सितंबर 2008 की रात थी। मालेगांव महाराष्ट्र का एक छोटा सा शहर जो कि अपनी सांस्कृतिक विविधता और सघन आबादी के लिए जाना जाता है। रमजान के पवित्र महीने पर रौनक में यह डूबा हुआ था। भीखू चौक के पास अंजुमन चौक, जहां पर मस्जिद और शकील गुड ट्रांसपोर्ट की कंपनी थी, वहां लोग इफ्तार के बाद चहल पहल में व्यस्त थे। बच्चे हंसी मजाक में डूबे हुए थे, बुजुर्ग मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठकर बातें कर रहे थे और दुकानदार अपनी दुकानें सजा रहे थे। हवा में रमजान की खुशबू थी। नवरात्रि की शुरुआत के कारण हिंदू समुदाय में भी उत्साह था, लेकिन यह शांति ज्यादा देर तक टिकी नहीं। रात 9:30 बजे एक जोरदार धमाका होता है और वह धमाका इतना भयानक होता है कि पूरे चौक में सन्नाटा छा गया और फिर चीखें गूंजने लगी। एक MLM फ्रीडम मोटरसाइकिल जो कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में खड़ी थी में विस्फोट हुआ। इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस यानी RDX ने 6 जिंदगियों को छीन लिया और 100 से ज़्यादा लोगों को घायल कर दिया। फरहीन, मुश्ताक, रफ़ीक, इमरान, अजहर और हारून ये वो नाम थे जिन्होंने उस रात हमेशा के लिए खो दिया गया। मालेगांव की गलियां खून और मलबे से सन गई। इस दहशत पे और क्या सवाल है। विस्फोट की खबर पूरे देश में आग की तरफ फैल गई। मालेगांव जो कि पहले सांप्रदायिक तनाव का गवाह बना था, एक बार फिर सवालों के घेरे में था। यह आतंकवादी हमला था, लेकिन किसने किया, क्यों किया? रमजान और नवरात्रि के समय यह हमला क्या संदेश देना चाहता था? स्थानीय पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और अगले ही दिन 30 सितंबर 2008 को आजाद नगर पुलिस थाने में एक FIR दर्ज की गई। लेकिन मामला इतना गंभीर था कि इसे महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ते यानी ATS को सौंप दिया गया। उस समय ATS के प्रमुख शहीद हेमंत करकरे जांच की कमान संभाल रहे थे। शुरुआती जांच में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि विस्फोट में इस्तेमाल मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पर था और यह खबर जंगल की आग की तरफ फैली। क्या यह वाकई हिंदू चरमपंथ से जुड़ा हुआ मामला था? देश में यह पहली बार था कि जब भगवा आतंकवाद जैसे शब्द ने जन्म लिया, जिसने सामाजिक व राजनीतिक हलकों में तूफान खड़ा कर दिया और कांग्रेस ने इसका गजब का फायदा उठाया। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। जांच का तूफान 23 अक्टूबर 2008 को साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, शिवनारायण काल सांगरा और श्याम साहू को गिरफ्तार किया गया और जल्दी ही कर्नल रिटायर्ड श्रीकांत पुरोहित, मेजर रिटायर्ड रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, सुधाकर चतुर्वेदी, सुधाकर धर द्विवेदी उर्फ शंकराचार्य, अजय रहीकर, अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया। ATS ने दावा किया कि यह हमला दक्षिणपंथी संगठन अभिनव भारत की साजिश थी। कर्नल पुरोहित पर आरोप था कि वह अभिनव भारत संगठन की शुरुआत की और संगठन के लिए 21 लाख रुपए जुटाए। RDX की कश्मीर से लेकर उन्होंने व्यवस्था की और हथियार खरीदने में उन्होंने मदद की। अभिनव भारत की मीटिंग में शामिल हुए और बम बनाने के लिए उन्होंने तकनीकी सहयोग किया। मेजर रिटायर्ड रमेश उपाध्याय अभिनव भारत की मीटिंग में शामिल रहे और टेक्निकल सपोर्ट करते रहे। अजय रहीकर जो संगठन के कोषाध्यक्ष थे, हथियार खरीदने के लिए दूसरे सुधाकर धर द्विवेदी और राजेश दवे को मदद की उन्होंने। सुधाकर धर द्विवेदी उर्फ शंकराचार्य अभिनव भारत की मीटिंग में शामिल होते रहे और बम बनाने के लिए लोगों को, जो बम लगाने वाले थे, उनको संपर्क करवाया। समीर कुलकर्णी केवल मीटिंग में भाग लेते थे और लोगों को जोड़ते थे। सुधाकर चतुर्वेदी के घर में बम बनाया गया और धमाके के लिए 2 लोगों को
उसने देने की बात कही गई है। ये सारे आरोप लगाए गए। 20 जनवरी 2009 को एटीएस ने 11 आरोपियों के खिलाफ 4000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें मकोका, यूपीए और भारतीय दंड संहिता की धाराएं शामिल थी। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। 2011 में केंद्र सरकार ने जांच एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए को यह सौंप दी। एनआईए ने 2016 में नई चार्जशीट दाखिल की, जिसमें मकोका उन पे से हटा दिया गया और 7 आरोपियों को क्लीन चिट दे दी गई। यहाँ पर एटीएस और एनआईए की जांच में गजब का अंतर पाया गया। एटीएस कहती है कि अभिनव भारत ने ब्लास्ट की साजिश की थी, जबकि एनआईए कहता है कि एटीएस ने केवल सबूत गढ़े और गवाहों पर दबाव बनाया। एटीएस ने 11 से 14 लोगों को आरोपी बनाया, जिसमें प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित, जो कि पूरी साजिश करता थे। यहाँ पर एनआईए ने 7 आरोपियों को केस चलाने की सिफारिश तो की, लेकिन प्रज्ञा ठाकुर व कर्नल पुरोहित को क्लीन चिट दे दी, जबकि बाद में एनआईए कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को क्लीन चिट दे दी। इस केस में जो सबसे बड़ा सबूत था, बाइक जो कि प्रज्ञा ठाकुर के नाम पर रजिस्टर्ड थी और ब्लास्ट में इस्तेमाल की गई थी प्रज्ञा ठाकुर के नाम पर, लेकिन आरोपी काल सांगरा के पास थी यह बाइक, इसलिए साबित नहीं हो पाता। जो कि एनआईए कोर्ट कह रही है कि बाइक का जो है प्रज्ञा ठाकुर की है, इसका मतलब यह नहीं कि बम उसी ने लगाया हुआ है। अब बात आती है आरडीएक्स कैसे पहुंचा। कर्नल पुरोहित ने कश्मीर से लाया और अपने घर में रखा, यह कहती एटीएस कह रही है, जबकि एनआईए यह कहती है कि एटीएस ने कर्नल पुरोहित को फंसाने के लिए आरडीएक्स के निशान प्लांट किए और एनआईए कहती है कि आरडीएक्स लाने या पुरोहित के घर में होने का कोई सबूत नहीं मिलता है। साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित और कुछ अन्य लोगों पर मुकदमा चलाने का फैसला होता है, लेकिन जांच में खामियां सामने आती हैं। गवाह अपने बयानों से मुकर जाते हैं, फॉरेंसिक सैंपल खराब हो गए थे और मोटरसाइकिल का जो चेसिस नंबर था उस पर सवाल उठते हैं। लंबा इंतजार और कोर्ट के रूम का ड्रामा। मालेगांव की गलियों में पीड़ितों के परिवार की इंसाफ की आस में बैठे थे। निसार अहमद, जिन्होंने कि अपने बेटे अजहर को खोया, हर सुनवाई के बाद वो निराश लौटते थे। मुकदमा 2018 में शुरू हुआ, लेकिन 5 अलग अलग जजों के तबादले, कोविड-19 की महामारी और 1 लाख से ज़्यादा पन्नों के दस्तावेज ने इसे और लंबा खींच दिया। 323 गवाहों में से 40 गवाह पलट गए और 2 की तो मृत्यु हो जाती है। साध्वी प्रज्ञा को 2017 में जमानत मिल जाती है और धीरे धीरे अन्य आरोपियों को भी जमानत मिल जाती है और इसी बीच साध्वी प्रज्ञा ठाकुर तो सांसद भी बन जाती हैं। 21 जुलाई 2025 को मुंबई के विशेष एनआईए अदालत में वह दिन आया जब फैसला सुनाया गया और एक विशेष न्यायाधीश AK लाहोटी ने 7 आरोपियों साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित, मेजर उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, अजय रहीरकर, सुधाकर द्विवेदी और सुधाकर चतुर्वेदी को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने कोई ठोस सबूत नहीं पेश किया, मोटरसाइकिल में बम होने का कोई पुख्ता सबूत नहीं था और जांच में कई खामियां पाई गई हैं। कोर्ट ने मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया। एक अधूरी कहानी के फैसले के बाद मालेगांव की गलियों में फिर से सन्नाटा फंस गया। पीड़ित परिवारों को इंसाफ नहीं बल्कि एक सवाल था कि निसार अहमद ने कहा कि 17 साल बाद हमें सच नहीं पता चला, मेरे बेटे को कौन वापस लाएगा। दूसरी ओर बड़ी आरोपियों ने अपनी जीत बताया और साध्वी प्रज्ञा, जो कि भोपाल की सांसद थी, उन्होंने कहा कि यह सत्य की जीत है और इस मामले में न केवल मालेगांव बल्कि पूरे देश को झकझोर दिया था। भगवा आतंकवाद जैसे शब्द ने समाज को बांटने का काम किया था। केंद्रीय मंत्री के रूप में 25 अगस्त 2010 को डीजीपी और आईजी के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए पी चिदम्बरम ने कहा था कि मैं आपको सावधान करना चाहता हूं कि भारत में युवा पुरुषों और महिलाओं को कट्टरपंथी बनाने का प्रयास में कोई कमी नहीं आई है। इसके अलावा हाल में भगवा आतंकवाद सामने आया है, जो कि अतीत में कई बम विस्फोटों में पाया गया है। इसके साथ ही सुशील कुमार शिंदे, जो कि यूपीए 2 में गृह मंत्री थे, ने मालेगांव विस्फोट को 2008 के संदर्भ में भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसने बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था। यह बयान 20 जनवरी 2013 को जयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर में दिया गया था। पूर्व एटीएस अधिकारी महबूब मुजावर के दावे किया है कि उन्हें मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का आदेश था, लेकिन मोहन भागवत इतने बड़े आदमी कि वो उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते थे। जांच में निष्पक्षता पर सवाल उठाए गए हैं। मालेगांव विस्फोट की कहानी केवल एक आतंकवादी घटना नहीं बल्कि एक समाज की और जांच और इंसाफ की प्रणाली की कहानी है।
यह कहानी उन 6 लोगों की है जो उस रात अपनी जान गंवा बैठे। यह कहानी उन सैकड़ों लोगों की है जो घायल हुए। और यह कहानी उस सच की है जो शायद कभी सामने न आए। मालेगांव की गलियां आज भी रात की गूंज सुनाई देती हैं। हर साल रमजान में लोग उस चौक में गुजरते हुए एक एक पल के लिए रुक जाते हैं। आखिर इतने लंबे समय तक चले कि इसका क्या फायदा, जब न्याय ही नहीं मिला। असली अपराधी कौन है यह पता ही नहीं चल पाया। बाकी आपको समझदार है, मैंने आपको पूरी बात बता दी है। बाकी आप अपने विचार से सोचिए कि आखिर असली अपराधी कौन है। धर्म जाति पर वोट देंगे तो यही होगा। आपको मेरा विश्लेषण कैसा लगा? अगर आपको मेरा विश्लेषण पसंद आया तो कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपकी मित्रता और मेरी मित्रता बनी रहे। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।